महासंग्राम मास्टर क्लास इंग्लिश ग्रामर की इस अद्भुत सीरीज की ये आज 8th लेक्चर है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास सेंटेंस एनालिसिस की फाइनल क्लास होगी। सेंटेंस एनालिसिस पर मैंने 7 क्लासेस ले रखी हैं। आज ये लेक्चर नंबर 8 है। आज सेंटेंस एलिमेंट्स के सेंटेंस के अंदर आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच की विधिवत चर्चा हम आपके साथ मिलकर करेंगे। ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं बाउंड्री तोड़कर आप सभी को लिमिटलेस ग्रामर एलिमेंट पढ़ाने वाला हूं। जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक और उसके काइंड्स को पढ़ाया जाता होगा, बट अपनी इस क्लास में हम पूरे ग्रामर को एक साथ रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आज की ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए माइंड ब्लोइंग होने वाली है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि आज की ये लेक्चर थोड़ी सी बड़ी होगी। लेक्चर थोड़ी बड़ी होगी पर मजा आपको बहुत आने वाला है आज के इस शानदार सी क्लास में। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज के इस महासंग्राम की हम शुरुआत करते हैं। तो चीजों को क्लियर करते करते मैं सारी बातें आपको सेंटेंस लिख के ही समझाऊंगा। जो भी मुझे बताना होगा वो मैं सेंटेंसेस लूंगा और उसी पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये चीज हमारे ज्यादा समझ में आती है, वो ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में रुक पाती है, उससे हम बहुत कुछ फाइंड आउट कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। डेफिनेशंस तो कुछ देर के लिए अच्छे लगते हैं और फिर डेफिनेशंस खो जाते हैं। आइए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। सत्यम is to come from पटना। सत्यम इज टू कम फ्रॉम पटना। सत्यम पटना से आने वाला है। ये वाला है वाला सेंटेंस क्रिएट करता है। सत्यम पटना से आने वाला है, ये एक अपना सेंटेंस होगा और इसी सेंटेंस की करेंगे हम लोग एनालिसिस। सबसे पहली बात, अगर आप पुराने पैटर्न को अपनाएं तो सत्यम आपके इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, इज आपके इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर रोल प्ले कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा, पढ़ी गई बातों के आधार पर, सीखी गई चीजों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सर फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और पटना उसके बाद में आने वाला एक नाउन है। और जहां तक हमने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर बनाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और कल की क्लास में मैंने ये क्लियर कर दिया था, प्रूव कर दिया था कि जितने भी प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं ये लगभग सभी एक्ट करते हैं किसी एडवर्ब की तरह। ये एडवर्ब की तरह काम करते हैं। चलो, अब इसमें एक नई चीज आज हम सीखेंगे कि सर इस सेंटेंस में यूज किया गया है टू। टू को आपने बताया था और उसके बाद आया है कम। कम मीन्स की आना। आना मतलब मेन वर्ब। हमने तो ये पढ़ा था कि सर टू एक प्रेपोजिशन है
और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आता है कोई नाउन या प्रोनाउन। फिक्स है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ड कोई नाउन होगी या फिर कोई प्रोनाउन होगी। यहां तो हमें वर्ब दिखाई दे रही है, मेन वर्ब दिखाई दे रहा है। ये क्या चक्कर है? इस चक्कर को समझने के लिए मैं आपको टू के दो बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखो स्टूडेंट, इस टू के पास अपने दो फंक्शन हैं। टू के पास अपने दो फंक्शन हैं। इन दोनों फंक्शन को समझिए। टू के जस्ट बाद आने वाला वर्ड यदि कोई नाउन होता है या फिर यदि कोई प्रोनाउन होता है, एक कंडीशन ये हो सकती है, टू के बाद आने वाला वर्ड या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि टू के बाद आने वाला वर्ड कोई वर्ब हो सकता है। वर्ब होगा ना, तो ये हमेशा वर्ब वन होगा। दो कंडीशन है टू के साथ, या तो टू के साथ नाउन या प्रोनाउन है या टू के जस्ट बाद वर्ब है। यहां से आपकी दो बातें मैं आपकी क्लियर कर देता हूं कि अगर कभी भी आपको दिखे टू के बाद नाउन या प्रोनाउन, टू के बाद नाउन या प्रोनाउन, तो ये समझ जाना कि वहां टू का यूज किया गया है प्रेपोजिशन की तरह। वहां टू यूज किया गया है प्रेपोजिशन की तरह। और अगर टू के जस्ट बाद आपको वर्ब दिखाई दे तो ये समझ जाना कि टू वहां पे प्रेपोजिशन की तरह नहीं, इंफिनिटिव की तरह यूज किया गया है। यानी टू के बाद नाउन या प्रोनाउन का आना टू को प्रेपोजिशन मानता है और टू के बाद किसी वर्ब का आना टू को इंफिनिटिव कहता है। और जो इंफिनिटिव होते हैं ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब वन को कहा जाता है। आप ये देखें इस सेंटेंस को ध्यान से, तो सब्जेक्ट सत्यम इज टू कम, तो ये टू और इसके बाद दिखाई दिया है मेन वर्ब जो कि है वर्ब वन। तो टू के बाद आने वाली वर्ब कहलाएगी इंफिनिटिव। ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे और इनको कहा जाएगा इंफिनिटिव। याद रखिए केवल टू इंफिनिटिव नहीं है, टू प्लस वर्ब वन इज कॉल्ड इंफिनिटिव। टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन इज कॉल्ड इंफिनिटिव। टू प्लस वर्ब वन को इंफिनिटिव कहा जाता है। ये एक चीज रही। अब आप सोचेंगे कि टू पर सर प्रेपोजिशन का भी एग्जांपल दिखाई दीजिए, आप संतोष हो जाए, दिल को करा देते हैं, दिल को संतोष। दो सेंटेंस दे देता हूं। सी शेड टू मी। इस सेंटेंस को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये आप नरेशन पढ़ते समय बार बार लिखे होंगे, तो ये आपके बीच की सेंटेंस है। ये सेंटेंस भी आपने बनाया होगा He goes to school, वो स्कूल जाता है। मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स, मेरी एक बात याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना, ग्रामर कभी भी रटने वाली चीज नहीं है, ग्रामर समझने वाली चीज है। अब आप यहां देख रहे हैं कि टू के बाद यूज किया गया है मी, बिल्कुल। और यहां अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो टू के बाद यूज किया गया है स्कूल। यहां टू के बाद यूज किया गया है स्कूल। देखिए आई वी, एक सेकेंड, आई वी यू ही शी इट
और दे, ये होते हैं हमारे प्रोनाउन जो सेंटेंस के सब्जेक्ट बनकर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इनका नाम है। मेन जब प्रोनाउन की बात की जाती है तो इन्हीं का ख्याल दिमाग में आता है, यही प्रोनाउन है। इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। आई के लिए मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ये अपने ऑब्जेक्टिव केस के साथ भी आते हैं। आपको क्या दिखा कि यहां सर हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, होशो हवास में देखा कि यहां था टू और टू के बाद यूज किया गया है मी। मी जो कि एक प्रोनाउन है। तो अगर टू के बाद नाउन या प्रोनाउन रहता है तो टू की आइडेंटिटी ये है कि वो प्रेपोजिशन है। तो यहां टू को हम बोलेंगे कि सर ये प्रेपोजिशन है, और यदि ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आने वाला वर्ड नाउन या प्रोनाउन ही होगा। देखा गया तो मी था, मी एक प्रोनाउन था। दैट्स इट। यहां देखिए, यहां टू का प्रयोग किया गया है और इस टू के बाद आने वाला वर्ड स्कूल है जो कि एक नाउन है। तो यदि टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो 100% टू वहां पे क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा, और यदि ये प्रेपोजिशन होगा तो इसके बाद नाउन का आना तय होगा। डियर स्टूडेंट्स, टू के दो फंक्शन मैंने आपको समझाए कि कब टू एक इंफिनिटिव की तरह फंक्शन करेगा और कब टू एक प्रेपोजिशन की तरह फंक्शन करेगा। इस चीज को क्लियर करते समय मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। क्योंकि ग्रामर पढ़ने का हमारा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। आपने जो ग्रामर पढ़ने का तरीका अपनाया है वो बड़ा बेसिक था, जिसमें आप बहुत सारा समय दे दो लेकिन फिर भी कुछ खास आउटपुट उसका निकलता नहीं है। मेरे ग्रामर की क्लास में आपको अच्छे आउटपुट्स निकलेंगे। आपके जो टाइम खर्च हो रहे हैं यहाँ इस चैनल पे, हर एक मिनट का हिसाब होगा। हर एक मिनट में आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। देखिए, एक कॉन्सेप्ट में आपको नाउन के बारे में पहले समझाता हूं। एक कॉन्सेप्ट में पहले आपको नाउन के बारे में समझाता हूं, समझना जरा ध्यान से। ये है अपना नाउन। जरा इसके बारे में ध्यान देना। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, तुम ही हो चैन भी थोड़ा बड़ा हो जा मेरी आस की। नाउन के बारे में एक खास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दिमाग में रखिएगा, मजा आएगा आपको। ये आर्टिस्ट नहीं हुआ मैं कभी। मेरे को इस बात की तकलीफ है कि मैं आर्टिस्ट नहीं बन पाया, मेरे से पेंटिंग्स नहीं बनती कभी। कोई बात नहीं। देखिए, अगर ये नाउन है, नाउन कोई भी चीज, आपने तो बचपन में डेफिनेशन याद की है कि किस नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कि आप सर नाउन उसी को कहेंगे जो नाम होगा किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का या किसी थिंग का, वो नाउन है। जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वो नाउन है। एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन
will go to Delhi। मोहन दिल्ली जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर दिल्ली यहां पर एक नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये किसी स्थान का नाम है। ये नाउन इसलिए है क्योंकि ये नेम ऑफ अ प्लेस है। ऐसा आप कहेंगे कि किसी स्थान का नाम है इसलिए ये नाउन है। मैं नहीं कहता जी, मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी चीज को देख के डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कुछ भी आप उसे देख के डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये देखो ना, आप जरा उसके फंक्शन को देखो, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करो जरा, बच्चे नहीं रहे आप ये देखो कि ये टू के बाद में आया है। टू एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन ने क्या कहा था हमसे कि मेरे बाद आने वाला नाउन और मैं दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, यानी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और वो प्रेपोजिशन आपस में मिलके बनाते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, जिसके बारे में आपने ये जाना था कि हर प्रेपोजिशनल फ्रेज एक्ट करता है किसी एडवर्ब की तरह। तो सर अगर दिल्ली की बात करें तो ये टू को अपने साथ रखकर बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी कि एडवर्ब। और एडवर्ब कभी भी नाउन नहीं होता, वो तो अलग चीज होती है। नाउन अलग चीज है, एडवर्ब अलग चीज है। सर यहां देखो, देख के तुमने डिसाइड किया था कि ये चीज नाउन है, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में ये नाउन नहीं है। फंक्शन के अकॉर्डिंग दिल्ली नाउन है, नो डाउट। अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिख दूं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप उस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि दिल्ली सर एक नाउन है, सब्जेक्ट की जगह पे है। एंड हु इज द कैपिटल ऑफ इंडिया या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली यहां पे ये नाउन है, लेकिन इस कंडीशन में ये टू के साथ मिलके बन चुका है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो कि होता है एक एडवर्ब। एडवर्ब अलग चीज है, नाउन अलग चीज है। तो दिल्ली यहां पे नाउन नहीं है, यहां पे नाउन है बट वहां पे नाउन नहीं। चीजें विकसित करनी होंगी। नाउन के बारे में आपके सर बताते हैं कि एक एक वर्ड नाउन होता है। राम नाउन है, बुक नाउन है, और टेम्पल नाउन है, ये चीजें नाउन है। जरा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं पहले, उसके बाद मैं अपनी चीजें आपके बीच में लाऊंगा, परोसूंगा। आपको मजा आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपको आज क्या क्या बताने वाला हूं। बहुत सारी बातें एक साथ हमारे दिमाग में घूम रही हैं और मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक पहुंचाऊंगा। अगर कोई चीज नाउन है तो वो आंसर करनी चाहिए व्हाट का। अगर आंसर करे व्हाट और क्वेश्चन व्हाट का कर रहे हैं, आंसर आ गया तो समझो वो नाउन है। आपने क्वेश्चन किया हु, कौन, आंसर आ गया तो समझो वो नाउन है। जो वर्ड इस हु का आंसर देगा वो वर्ड नाउन है। हुम, किसे या किसको प्रश्न किया आपने, जो आंसर मिल गया वो चीज नाउन है। आइए जरा प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रजत बॉट अ लैपटॉप। रजत ने एक लैपटॉप खरीदा। अब आप ये कहेंगे सर बताओ सर कैसे प्रूव करोगे? मैं तो ये देख रहा हूं कि रजत एक नाउन है। मैं ये भी देख रहा हूं सर कि आपने ही कहा था कि आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है, तो लैपटॉप एक नाउन है। हाँ ये बात सही है, जरा प्रूव भी कर लेते हैं। मैंने पूछा रजत बॉट, रजत ने खरीदा, रजत बॉट,
रजत ने खरीदा, मैंने पूछा रजत बॉट व्हाट, रजत ने खरीदा तो क्या खरीदा? आंसर मेरा लैपटॉप। जाहिर सी बात है, रजत बॉट व्हाट, रजत ने खरीदा क्या? आंसर मेरा लैपटॉप। तो लैपटॉप नाउन है। 100% लैपटॉप को यहां नाउन की तरह से यूज किया गया। मैंने फिर पूछा, ओके, हु बॉट अ लैपटॉप, लैपटॉप किसने खरीदा? हु बॉट अ लैपटॉप, लैपटॉप किसने खरीदा? रजत ने खरीदा। हु का आंसर रजत ने किया। 100% यह भी अपने आप में क्या है? नाउन है। तो अगर ये इन चीजों का आंसर करता है तो वो नाउन है, अगर नहीं करता तो वो नाउन नहीं है। जैसे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? लिख देता हूं, राधा सेज टू मीरा, राधा मीरा से कहती है। इस सेंटेंस में देखो, राधा एक गर्ल का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड नाउन, ये नाउन है। मीरा भी एक गर्ल का नाम है, नेम ऑफ ए पर्सन, ये एक नाउन है। ऐसे डिसाइड लोग कर लेंगे कि नाउन है सर। आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि सर यहां पर टू का प्रयोग किया गया है। टू एक प्रेपोजिशन है सर, और प्रेपोजिशन के बाद यदि नाउन आ रहा है तो प्रेपोजिशन उस नाउन के साथ मिलके बना लेगा एडवर्ब। सर मीरा नहीं, टू मीरा, यहां पे एडवर्ब हो जाएगा। देखने में ये नाउन था लेकिन फंक्शन इसका एडवर्ब की तरह से हुआ है। ओके स्टूडेंट, पूछ भी लो। राधा सेज व्हाट, राधा क्या कहती है? तो राधा मीरा कहती है? नहीं, राधा मीरा से कहती है। राधा सेज हु, राधा कौन कहती है? राधा मीरा से कहती है। राधा कौन कहती है? अच्छी बात नहीं है। राधा सेज हु, राधा किस से कहती है? राधा किसको कहती है? होम मीन्स किसको, किसको कहेगा? राधा किसको कहती है? तो राधा मीरा से कहती है, तो से वाली चीज है सर। मैं यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। होम का मतलब किसको होता है, और किसको का आंसर मीरा यहां नहीं दे रही है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है तो वो एडवर्ब हो जाता है। यहाँ पे एक एडवर्ब है, देखने में नाउन था बट है एक्चुअली वो एक एडवर्ब। एक बात समझना बच्चों, एक बात समझना, जरूरी नहीं है कि नाउन एक वर्ड में आए। मैंने कहा सेंटेंस है कि आई वॉन्टेड टू बाई अ न्यू बाइक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के लिए एक नई बाइक खरीदना चाहता था। इस सेंटेंस को समझिए कि मैं चाहता था, चाहना एक वर्ब है। दरअसल कहीं ना कहीं ये एक मेन वर्ब है, मैं चाहता था। अब यदि मेन वर्ब से मैं व्हाट का क्वेश्चन करता हूं तो व्हाट का जो आंसर देगा वो चीज हमारे लिए नाउन होगी। तो मैं चाहता था, मैं चाहता था, क्या चाहता था मैं? जब मैंने क्या का क्वेश्चन पूछा, जब मैंने क्या का क्वेश्चन पूछा कि मैं क्या चाहता था, तो अपने दोस्त के लिए नई बाइक खरीदना। मैं चाहता था क्या? अपने दोस्त के लिए नई बाइक खरीदना। सर ये तो ऐसी बात हो गई कि हमने कभी सोचा नहीं था।
ये इतनी सारी चीजें फंक्शन कर रही हैं नाउन की तरह। अब आप ध्यान से देखो तो अलग अलग करके अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें इंफिनिटिव, मुझे दिखाई दे रहा है इसमें आर्टिकल, मुझे दिख रहा है इसमें बाइक कैसी, तो नई बाइक एक एडजेक्टिव, मुझे दिख रहा है इसमें बाइक यानी कि एक नाउन एडजेक्टिव के बाद आया है, मुझे दिख रहा है फॉर एक प्रेपोजिशन, मुझे दिख रहा है फ्रेंड एक नाउन और मुझे दिख रहा है माई एक एडजेक्टिव। इतनी सारी चीजें हैं यार, इतनी सारी चीजें इकट्ठी होकर आंसर दे रही थी किसका, क्या का। ये तो सर बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं यार, मजा आ रहा है हमें तो, आएगा मजा, आने दो, मजा आने के लिए तो पढ़ रहा है, इतना कुछ सीखना है हमें। मैंने कहा था कि सीखना इतना है कि मार्केट में मिलने वाली बुक में उतनी जानकारी नहीं है। मैं तो भाई अपने टारगेट पे चल रहा हूं, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहा हूं जो बुक्स में पढ़ के समझ में नहीं आ पाती है, होती हैं बट आप पढ़ोगे तो उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो ऑल टुगेदर मेरे प्यारे बच्चों, ऑल टुगेदर हम इस तथ्य पे पहुंचे कि क्या का आंसर देने वाला अगर नाउन है तो क्या का आंसर इस पूरी चीज में दिया है। अब इस पूरी चीज को नाउन कहेंगे, लेकिन नाउन फ्रेज कहेंगे, इसे कहेंगे नाउन फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं हो पाता, जो किसी बात को पूरी नहीं कर पाता, जिसे अपनी बात पूरी करने के लिए अपने पहले एक सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, वही फ्रेज होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि टू बाई अ न्यू बाइक फॉर माय फ्रेंड, यानी अपने दोस्त के लिए एक नई बाइक खरीदना, अपनी दोस्त के लिए, अपने दोस्त के लिए एक नई बाइक खरीदना, क्या पड़ता है, मुश्किल है, चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप, बात पूरी नहीं हो रही है, सब्जेक्ट देना पड़ेगा इसको। सब्जेक्ट दिया आई वॉन्टेड टू बाई अ न्यू बाइक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के लिए एक नई बाइक खरीदना चाहता हूं। अब ये बात पूरी हो रही है, क्या का आंसर टू बाई अ न्यू बाइक फॉर माई फ्रेंड ने दिया। ये सारी चीज नाउन की तरह फंक्शन की और आपने कहा कि सर एक वर्ड में होता इस बाइक की तरह तो अपन इसे नाउन कह देते, लेकिन जब एक शब्दों का पूरा समूह नाउन की तरह से फंक्शन करने लगता है तो साहब उसे कहा जाता है नाउन फ्रेज, उसे कहते हैं नाउन फ्रेज। तो आप कुछ नई चीजें नए तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा काम भी यही है। अब आप एक चीज और देखो, कितनी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं, मजा आएगा जी आपको पूरा आज तो। देखो ना कितनी अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। देखो राधा जी कन्हैया जी के पास थोड़ा सा साइड में हो जाना, ये देखो मैंने लिखा सी लव्स, सी लव्स सिंगिंग, सी लव्स सिंगिंग, उसे गीत गाना बहुत 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 पसंद है, वो बहुत ज्यादा गीत गाना पसंद करती है। जैसे मैं पसंद करता हूं तो लाइक, लेकिन वो जब बहुत ज्यादा पसंद करता हूं तो वो लव हो जाता है। आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है और पढ़ते हुए तुम, तो सी लव सिंगिंग, उसे गाना पसंद है। आप देखिए वो गाना बहुत पसंद करती है, उसे गाने से बहुत मोहब्बत है, गाना उसे बहुत पसंद करती है वो। आप देखेंगे वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है वो, गाना पसंद करती है। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिंग मतलब गाना एक वर्ब था जिसके साथ सफिक्स किया गया था आईएनजी और जिसने इस वर्ब को बना दिया था वर्ब फोर। क्या मैं सही कह रहा हूं कि सिंगिंग एक वर्ब फोर है? सर बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, सिंगिंग सच में वर्ब फोर है, लेकिन ये क्या का आंसर दे दिया, तो इसे हमने सेंटेंस में फंक्शनली समझा कि ये एक
नाउन है। जब कोई वर्ब फॉर नाउन की तरह यूज किया जाता है उसका नाम होता है जीरंड, उसका नाम होता है जीरंड। तो इस केस में सिंगिंग एक नाउन की तरह से यूज किया गया तो इसे आप जीरंड कहेंगे। बातें क्लियर हो पा रही हैं? आइए हम अगले पेज में कुछ और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू जानेंगे, क्योंकि इस तरीके से करने से बातें ज्यादा समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन सब चीज की थ्योरी पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए बोला था, उस ग्रुप में आप सबके लिए डाल दूंगा। डरना नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है भाई, मार्केटिंग करने की बात ही नहीं है, यहां तो पढ़ाने की बात हो रही है। बीके सिंह ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रमोशन नहीं करेगा, वो क्लास करेगा, वो पढ़ाएगा, वो कॉन्सेप्ट भेजेगा बिहार के कोने कोने में, यूपी के कोने कोने में, जहां जहां हिंदी भाषा बोली जाती है हर उस जगह पे वो अपने कॉन्सेप्ट को भेजेगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस कुछ खास बातें आपको सिखाने के लिए यहां मैं लिख रहा हूं, एक बहुत ही खूबसूरत सा सेंटेंस जैकलीन फर्नांडिस की तरह। सेंटेंस है, माय फादर हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग। दिस वीक, यानी कि मेरे पिताजी ने इस सप्ताह धूम्रपान करना बंद कर दिया है। ओके, धूम्रपान करना अगर पापा ने बंद कर दिया तब तो अच्छी बात है। देखो कौन सा काम हुआ है, बंद करने का काम हुआ है। इस चीज को आप कहेंगे कि सर ये मेन वर्ब है। धूम्रपान बंद किसने किया है, पिताजी ने किया है। फादर इस सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम बोल दो कि माय फादर इस सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे। हैज की बात की जाए तो हैज इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसके बाद एक मेन वर्ब आया हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब वापस से पुरानी वाली बात में, पिताजी ने बंद कर दिया है क्या, क्या बंद कर दिया है? आंसर मिला, पिताजी ने धूम्रपान बंद कर दिया है। क्या का आंसर देने वाला, अगर मेन वर्ब से क्या का प्रश्न करते हैं तो उससे जो आंसर मिलता है वो होता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब यहीं पर मैं एक टॉपिक आपके लिए बना देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार ग्रामर ने दे रखा है किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को। ऑब्जेक्ट बन सकता है या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन की बात करें, अगर ये प्रोनाउन के बीच का मेंबर होता तो ये लिखा जाता मी, अस, यू, हिम, हर, इट्स या देयर। यही बस प्रोनाउन होते हैं जो इसके बाद यूज किए जाएंगे। हाँ, दिस दैट भी हो सकते हैं, उसी तरह दिज दोज भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार या तो किसी नाउन को मिला है या किसी प्रोनाउन को मिला है।
स्मोकिंग देख रहा हूं मैं, स्मोकिंग एक वर्ब 4 है और इसे यूज किया गया है ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे। अगर वर्ब 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे होता है तो वो जीरंड कहलाता है। जीरंड मतलब वो वर्ब अब नाउन की तरह से यूज किया जा रहा है। जीरंड लिखा आपने, इसका मतलब ये है कि वो वर्ब उस सेंटेंस में वर्ब की तरह से नहीं बल्कि नाउन की तरह से यूज हुआ, इसीलिए प्यारे बच्चों उसे कहा जाएगा जीरंड। ये बात पक्की है? बिल्कुल पक्की है। नई चीजों में आते हैं। फादर को आप अगर अलग से एनालिसिस करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर फादर इज द नेम ऑफ अ रिलेशन। फादर एक इंसान ही होता है और पर्सन के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड नाउन कहलाता है। फादर कोई इंसान ही होंगे, इसलिए फादर को हम सर नाउन बोलेंगे। बोल लो, सही भी है। एक बात सर इसमें नई सीखने को मिलने वाली है और वो है माई। ये माई क्या है सर? ये माई क्या है? यहां मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना कि इस्तेमाल होने वाला माई आवर, योर, हिज, हर, इट्स या देयर, ये सेंटेंस में जब आएंगे तो एक बात इनके साथ पक्की होगी। बात पक्की ये होगी कि ये जब भी आएंगे तो इनके जस्ट बाद रहेगा एक नाउन। जब भी ये आएंगे तो इनके जस्ट बाद रहेगा एक नाउन। जब भी ये आएंगे अपने बाद लेकर आएंगे एक नाउन। इसमें कोई शक नहीं है, जब भी आएगा इनके बाद एक नाउन आएगा। और ये इनकी आइडेंटिटी ये है कि ये कहलाते हैं ग्रामर में, ग्रामर में इनका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव अधिकारवाचक विशेषण। तो माई वर्ड को आप कहोगे कि सर ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। मैं एक बात और इसमें कनेक्ट करके बताऊंगा आपको कि जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लासिफिकेशन करके बता रहा था तो वहां मैंने आपको एक नई चीज बताई थी। पूछो क्या? कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक जिनके वर्ड चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफरेबल, और एक जिनके वर्ड चेंज नहीं होते, नॉन ट्रांसफरेबल। एडजेक्टिव हालांकि आता था ट्रांसफरेबल में, क्योंकि एडजेक्टिव की मीनिंग चेंज की जा सकती है। ग्रेट से ग्रेटर बनाया जा सकता है, ग्रेटेस्ट बनाया जा सकता है, इसकी मीनिंग चेंज हो सकती है। लेकिन एडजेक्टिव के अंदर ही पजेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा सेक्शन है जो एडजेक्टिव होते हुए भी एडजेक्टिव की इस शर्त को मानता नहीं है, यानी कि उसमें मॉर्फेम की सहायता से शब्द निर्माण नहीं किया जा सकता, नई मीनिंग नहीं बनाई जा सकती। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, माई का यानी कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब को एक फैमिली मिली जिसका नाम था डिटरमिनर्स, जो आपसे ये वादा करते हैं कि हम जब भी आएंगे अपने बाद एक नाउन लेकर ही आएंगे, और यदि हमें नाउन न मिला तो हम उस सेंटेंस को डैमेज कर देंगे, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं आएगी, वो सेंटेंस गलत मान लिया जाएगा। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो अपने बाद नाउन लेकर आते हैं। इनकी फैमिली डिटरमिनर्स के अंतर्गत आती है। डिटरमिनर्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका रूपांतरण संभव नहीं हो सकता, जिनसे नई मीनिंग नहीं बनाई जा सकती। जैसे पेन के लास्ट में एस को सफिक्स करके आप पेन्स कर लेते हैं, टीच के लास्ट में ई आर को सफिक्स करके आप टीचर कर लेते हैं, वैसा कुछ इनके साथ होने वाला नहीं है, इनकी मीनिंग बदलती नहीं है। मैं आपको एक और नई बात बताना चाहता हूं
बड़ी कॉमन सी बात है, सब यूज भी करते होंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभार इट्स लिखा जाता है और कभी कभार इट्स लिखा जाता है, उच्चारण दोनों का एक जैसा होता है, इट्स। याद रखना, अगर ये इट्स लिखा हुआ है दैट मीन्स कि ये क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। और यदि इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी का कॉमा लगा हुआ है, ऐसे इट्स लिखा हुआ है, तो मेरे बच्चों इस बात को याद रखना कि ये इट इज है। इट और इज का कॉन्ट्रैक्शन होता है इट्स, इट इज है ये बात समझ लो। इस बात में भी एक छोटी सी मिस्ट्री है, एक कहानी है। चलो एक नई बात और समझते हैं, इसमें एक नई बात और समझेंगे कि सर कुछ तो और आपने छोड़ा है। क्या छोड़ा है लास्ट में चलिए बताते हैं। दिस वीक, वीक मीन्स तो होता है सप्ताह, 7 दिनों का समूह, कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है, नाउन की तरह से फंक्शन हुआ है उसका। ये दिस क्या है, दिस क्या है सर बताइए, मैं आपको बताता हूं दिस क्या है। याद रखिए कि अगर दिस, दैट, दीज या दोज का यूज हुआ है तो इनकी पहचान दो है। ये एडजेक्टिव की तरह से भी यूज किए जाते हैं, इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है। कैसे, एक नया पेज लेके समझाता हूं, फिर वापस इस पेज पे आऊंगा। अब देखिए, मैंने यहां लिखा दिस इज अ न्यू कार। एक और सेंटेंस लिखा, दिस कार इज न्यू। दोनों में छोटा सा फर्क है, यहां दिस के जस्ट बाद आने वाली वर्ड हेल्पिंग वर्ब है और यहां दिस के जस्ट बाद आने वाली वर्ड कार एक नाउन है। याद ये रखेंगे कि अगर दिस, दैट, दीज या दोज, यही तो 4 वर्ड है, दिस, दीज, अगर दिस, दैट, दीज या दोज के जस्ट बाद कोई नाउन आ जाता है, दिस, दैट, दिस, दोज के जस्ट बाद कोई नाउन आ जाता है तो इनकी आइडेंटिटी ये है कि ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। और यदि इनके बाद नाउन नहीं आता, या तो कुछ नहीं आता, नाउन नहीं आएगा, नाउन के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे कि यहां हेल्पिंग वर्ब आया है, या फिर कुछ आए ही ना, जैसे आई वॉन्ट दिस, या तो दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आया या कुछ इसके बाद आया ही नहीं, तो ये चीज प्रोनाउन कहलाएगी। यहां दिस का फंक्शन एक प्रोनाउन के रूप में है क्योंकि इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया है। जस्ट बाद आने वाला वर्ड यदि नाउन होता है तो दिस एक एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है, दैट एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है, दीज एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है, दोज एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है। पर क्या होगा यदि इसके जस्ट बाद नाउन ना हो, कुछ और हो या फिर कुछ हो ही ना, तो फिर वो फंक्शन करेगा एक प्रोनाउन के रूप में। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें नाम दिया गया है डिमोन्स्ट्रेटिव, नाम मिला है इन्हें डिमोन्स्ट्रेटिव। तो आप इन्हें 2 भागों में जस्ट बांट के तुरंत कह सकते हो कि अगर ये डिमोन्स्ट्रेटिव है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, मैटर करता है उसके फंक्शन पर।
देख के नहीं बता सकते क्योंकि मीनिंग सेम है। अगर इनके बाद नाउन आया होगा तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर इनके बाद नाउन को छोड़कर कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आया होगा या फिर कुछ आया ही ना होगा तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। वापस कम बैक टू पवेलियन, पीछे वाले सेंटेंस पे आते हैं और आपने देखा इस दिस के बाद नाउन आया था। अगर दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन आता है तो इनकी पहचान है कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। यही मुझे आपको बताना था इस सेंटेंस के माध्यम से। अब एक और नया सेंटेंस लेते हैं और ये लास्ट होगा और इसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो, रजत एंड मोहित ऑलवेज कम हियर टू टेक टी। रजत और मोहित अक्सर हमेशा यहाँ आते हैं चाय पीने के लिए। कौन सा काम करते हैं? आने का। जो काम करते हैं उसी को प्यारे बच्चे क्या कहेंगे? मेन वर्ब। अच्छा, कब आते हैं? जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वालिफाई होता है। ये मॉडिफायर पढ़ाते समय पीछे की क्लास में मैंने बताया था आपको। कब का क्वेश्चन मैंने मेन वर्ब से पूछा है तो मेन वर्ब क्वालिफाई हो गया। मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। कब आते हैं? हमेशा आते हैं, हरदम आते हैं। तो ऑलवेज यहां पर फंक्शन कर रहा है किस तरह से? एडवर्ब की तरह से। कैसे पता चला? क्योंकि सर आते हैं, कब आते हैं? तो हमेशा आते हैं। मेन वर्ब से कब का क्वेश्चन पूछा तो मेन वर्ब क्वालिफाई हो गया और इसको क्वालिफाई करने वाला ऑलवेज था तो ऑलवेज एडवर्ब हो गया, क्योंकि मेन वर्ब को यानी वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। ये जानकारी पहले क्लास में दी गई थी। आगे देखो, आता कौन है? कौन आता है जी? ए जी बताओ ना, कौन आता है? रजत एंड मोहित आते हैं। तो जो इस काम को करेगा प्यारे बच्चों आप उसे क्या कह दोगे? सब्जेक्ट कह दोगे। जो इस काम को करेगा उसे क्या कहोगे? सब्जेक्ट कहोगे। तो सर क्या हम ये देख पा रहे हैं अपनी इन प्यारी प्यारी आंखों से कि यह रजत एक अलग व्यक्ति का नाम है, यहां मोहित एक अलग व्यक्ति का नाम है और ये दोनों व्यक्ति एंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर प्लीज ये बताओ कि ये एंड क्या है? याद रखिए, एंड एक ऐसा वर्ड था जिसने दो नाउन को आपस में जोड़ दिया और एक सब्जेक्ट बनाने में कामयाब हुआ। तो जो दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने की क्षमता रखता है, जो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने की क्षमता रखता है, जो दो क्लॉज को वाक्यांशों को आपस में जोड़ने की क्षमता रखता है, उस चीज का नाम ग्रामर में दिया गया है कंजंक्शन। उसे कहते हैं कंजंक्शन। ये एंड हमारा कंजंक्शन है जिसने दो नाउन्स को जोड़ रखा है, दो वर्ड को जोड़ रखा है। तो एंड एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट, रजत और मोहित हमेशा आते हैं, इनकी बातें हो गई। कहां आते हैं? कहां आते हैं? बताओ कहां आते हैं? यहां आते हैं। कहां का क्वेश्चन किससे? वर्ब से। वर्ब से क्वेश्चन तो क्वालिफाई कौन हुआ? अजी वर्ब हुआ।
वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन कहलाता है? सर कितनी बार बोलेंगे? वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। सीधा आप एडवर्ब लिख देंगे सर, हम लोग चालाक बच्चे हैं, समझ जाएंगे। खैर मेरा काम तो पूरी तरीके से स्पष्ट करने का है, मैं करूंगा। अच्छा एक बात और रह गई कि रजत और मोहन हमेशा यहां आते हैं, क्यों आते हैं वो? क्या जरूरत पड़ी उन्हें यहां आने की? क्यों आते हैं? ये कोई पूछने वाली बात है? क्यों आते हैं? आप कौन होते हो पूछने वाला? रजत और मोहित की पेरेंट्स लोग नहीं पूछ रहे, आप क्यों पूछ रहे कि क्यों आते हैं? चाय पीने आते हैं। क्यों का क्वेश्चन आपने किससे पूछा है बच्चों? क्यों का क्वेश्चन पूछा है आपने मेन वर्ब से। क्वालिफाई कौन हुआ? मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, यानी कि ये चीज भी हमारे लिए क्या हुई? एडवर्ब हुई। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये एडवर्ब तो हुई, लेकिन इसमें मुझे दिखा था टू टेक, टू के बाद वर्ब वन, जिसे कि सर कुछ देर पहले आपने हम लोगों को बताया कि टू के बाद अगर वर्ब वन आता है तो उसे इंफिनिटिव कहा जाता है। तो ये तो इंफिनिटिव है, फिर आप इसको एडवर्ब कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद टी आया है जो कि अपने में एक नाउन होता है। तो इंफिनिटिव प्लस नाउन है, लेकिन फंक्शन कर रहा है किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। तो क्या कहेंगे? एडवर्ब ही कहेंगे। इनका नामकरण भी कर सकते हैं। देखो ना, कब का क्वेश्चन पूछा, कब का क्वेश्चन किस चीज के लिए पूछा जाता है? टाइम के लिए पूछा जाता है। नाम हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलवेज क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। कहां का क्वेश्चन किस लिए पूछा जाता है? प्लेस जानने के लिए, जगह जानने के लिए। कहां आते हैं? तो यहां आते हैं, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। क्यों का क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? सर रीजन जानने के लिए पूछा जाता है, इसका मतलब ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ। रटने की जरूरत नहीं है, ग्रामर रटने वाली चीज नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, सीखेंगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब जिद हो सवार की कुछ करके दिखाना है, जब जिद हो सवार कि कुछ करके दिखाना है, तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? जो हाथ नहीं आना है। आपके लक्ष्य से, आपके हौसले से आपको कोई नहीं हटा सकता। हाँ, एक शख्स है जो आपको पराजित कर सकता है, आज भी, कल भी, 10 साल बाद भी, मरते समय भी, उससे कुछ देर पहले भी, जिंदगी भर वो जब चाहे आपको हरा सकता है। जानते हैं वो कौन है? आप, यू। आप ही अपने आप को हरा सकते हैं और आप ही अपने आप को जिता सकते हैं। इस दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता सिवाय आपके। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। मान लो, तुम्हें तुम्हारी सक्सेस तक पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। यू आर द वॉरियर, यू आर द फाइटर, यू आर द ड्रीमर। सपने देखो, और सिर्फ देखो मत, उनकी स्ट्रैटेजी प्लान करो। कैसे पहुंचोगे वहां तक, उसके 1000 रास्ते निकालो। लर्न मोर देन अदर्स, डू मोर देन अदर्स, एक्सपेक्ट मोर देन अदर्स, देन यू विल हैव मोर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा करिए, दूसरों से ज्यादा सीखिए, दूसरों से ज्यादा उम्मीद कीजिए, और फिर देखिए दूसरों से ज्यादा आपके पास होगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन लाइफ। तो ये रही आज की क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में, और आगे की कुछ क्लासें मैं इंटरमीडिएट इंग्लिश की स्पेशल क्लास के रूप में रख रहा हूं। नेक्स्ट वीक में अपन फिर से ग्रामर को रीस्टार्ट करेंगे। फिलहाल कल से जो मेरी क्लासें आएंगी वो रेनबो 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, उसी की क्लास में कल से स्टार्ट करूंगा। और मैं अपने बिहार के स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि लिटरेचर कितना आसान है, और किस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस तरीके से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लाइन एक्सप्लेनेशंस, समरी, पूरी चैप्टर कैसे हमेशा के लिए
यहां डाउनलोड की जा सकती है। बदल के रख दिया जाएगा पढ़ने का तरीका। अगर आप हैं हमारे साथ तो बनेंगे ऐसे हालात, होगी ज्ञान की बरसात। बस साथ निभाना साथिया। थैंक यू वेरी मच।